हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, सब्जेक्ट अपना मैथ। तो बच्चों, आज से हम 12th क्लास 2026-27 के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का अपना पहला टॉपिक है मैट्रिक्स यानी अवयव, जो कि अपना चैप्टर नंबर कौन सा है? 3। अपन आज से स्टार्ट करेंगे अवयव, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, जो कि 5 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है संख्याओं या फलनों की आयताकार व्यवस्था। मैट्रिक्स क्या होता है? संख्याओं या फलनों की फलनों की आयताकार व्यवस्था। संख्याओं या फलनों की आयताकार व्यवस्था क्या कहलाती है? अवयव कहलाती है। ठीक है, और संख्याओं एवं फलनों को अवयव के संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। जो संख्याएं या फलन होती है उसको अवयव के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। इसके बाद अपने पास अवयव को किससे प्रदर्शित किया जाता है? अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। और जो अवयव के अंदर अवयव लिखे होते हैं, अवयव के अवयव, वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर होते हैं? छोटे। अवयव के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। जो अवयव के अवयव होते हैं उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, जैसे मैं कोई अवयव लिखता हूं, a = 1 2 3 4 -1 2 0 0 और c ले लेते हैं। ठीक, ये कोई अवयव है मेरे पास। तो यहां पे देखिएगा, जो आपको क्षैतिज रेखाएं दिख रही है आपको। पहली क्षैतिज रेखा ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। तो अवयव के अंदर जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति। तो अपने पास क्या है? ये पहली पंक्ति। इसी प्रकार दूसरी क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है? दूसरी पंक्ति। और तीसरी क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है? तीसरी पंक्ति। यहां तक की बात समझ में। फिर उसके बाद में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं लिखी हुई है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये वाली, इन्हें हम बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। और पंक्ति को शॉर्ट में लिखा जाता है R1। सेकेंड रो है तो दूसरी पंक्ति को R2 से, तीसरी पंक्ति को R3 से। इसी प्रकार यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिख रही है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्तंभ। तो ये है मेरे पास पहला स्तंभ, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है फर्स्ट कॉलम। ये है मेरे पास दूसरा स्तंभ, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है C2 से। यह है मेरे पास तीसरा स्तंभ,
जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है C3। यानी मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है? पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है? स्तंभ। क्षैतिज रेखा पंक्ति कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है? स्तंभ कहलाती है। अब आगे देखते हैं हम, अपने पास आयु की कोटि क्या होगी? क्या देखना है? आयु की कोटि। आयु की कोटि क्या होगी? देखिएगा, कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। आयु A इक्वल टू है 1 2 5 3 2 और 4 2 और 7। तो आयु की कोटि के लिए आपको देखना है कि आयु में कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ है। हम क्या पढ़ रहे हैं? आयु की कोटि। तो कोटि के लिए आपको देखना है कि आयु में कितनी पंक्ति है। पंक्ति मतलब क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कितनी है यहाँ पे? 2। और मेरे को बताओ ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है यहाँ पे? 3। तो यहाँ पे इसकी कोटि क्या होगी? 2 गुणा 3। इसकी कोटि क्या होगी? 2 गुणा 3। तो आयु की कोटि क्या होती है? आपको क्या करना है? पंक्ति। आयु में कितनी पंक्ति है? आयु में कितनी पंक्ति है, ठीक है, मल्टीप्लाई आयु में कितने, आयु में कितने स्तंभ हैं। ठीक है, इन दोनों पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या को मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे माना कि मेरे पास m पंक्ति है और स्तंभ कितने? n। तो आयु की कोटि क्या होगी? m गुणा n। ठीक है, अगला है आयु में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो आयु में अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं? कोटियों का गुणनफल, मतलब कोटियों को गुणा करने पे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, आयु में अवयवों की संख्या क्या होती है? कोटियों का गुणनफल। कोटियों का गुणनफल क्या कहलाता है मेरे पास? आयु में अवयवों की संख्या। जैसे इस आयु में मैं देखूं कि इसमें टोटल कितने अवयव होंगे, तो 2 का 3 से गुणा करने पर रिजल्ट क्या आएगा? 6। तो इस वाले आयु के लिए मेरे पास अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम विन्यास देखते हैं। आयु में लिखे अवयवों का विन्यास। ठीक है, आयु में लिखे अवयवों का क्या देखते हैं? विन्यास। कैसे? देखिएगा ध्यान से। मैं कोई आयु ले रहा हूं जो कि m गुणा n ऑर्डर का है। ठीक है, यानी m क्या है? इसमें पंक्ति है, n क्या है? स्तंभ है। देखिए A1 1 A1 2 डैश डैश A1 लास्ट में कहां तक जाएगा? n तक। फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो 2 1 2 2 डैश डैश A2 n। ऐसे A को लिख लेते हैं 3 1 A32 डैश डैश A3n। अब देखिए इधर क्या आएगा? AM1, इधर AM2, फिर इधर क्या आएगा? AMN। लिख दिया मैंने। विन्यास का मतलब क्या है? यहां पे कोई एलिमेंट लिखा है, उसका विन्यास क्या है? वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहां पे अगर कोई अवयव लिखा है, इसका मतलब क्या है? वह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो यहां पे जो अवयव लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो
फर्स्ट रो और n कॉलम का एलिमेंट है। इसी प्रकार यहां पे देखिएगा A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A22 का मतलब क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A2n का मतलब क्या है, सेकंड रो और nवें कॉलम का एलिमेंट है। A31 का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट। A32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ऐसे डैश डैश A3n का मतलब क्या है, थर्ड रो और n कॉलम का एलिमेंट। इसी प्रकार AM1 का मतलब क्या है, m रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। AM2 का मतलब क्या है, यहाँ पे AM2 का मतलब क्या है मेरे पास, m तो क्या है रो और सेकंड क्या है कॉलम। ऐसे डैश डैश AMN का मतलब क्या है, m तो रो है, n क्या है कॉलम। तो हमने यहां तक पढ़ा, ओटी पढ़ ली। अब देखते हैं आव्यूह के प्रकार कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, अपने पास पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह, ठीक है, यानी रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स होता है, रॉ मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह नाम से स्पष्ट है। पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो। ऐसा आव्यूह जिसमें, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह। जैसे देखिए कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1 2 7 और 0। इसमें देखिए आपको क्षैतिज रेखा कितनी दिख रही है, ओनली एक। और क्षैतिज रेखा किसको बताती है, पंक्ति को। यानी यहां पे कितनी पंक्ति है, एक। स्तंभ कितने हैं यहाँ पे, 4। ठीक है, तो पंक्ति आव्यूह होगा नहीं होगा, होगा। ऐसा आव्यूह जिसमें कितनी पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो। सेकंड टाइप होता है मेरे पास स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मींस ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही क्या हो, स्तंभ। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो। ऐसा आव्यूह जिसमें क्या हो, एक ही स्तंभ, उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह। जैसे एग्जांपल है मेरे पास A B C और D। ठीक है, यहां पे देखिएगा ध्यान से, कॉलम कितना है इसमें, एक। यानी ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी है मेरे पास, एक। और क्षैतिज रेखा कितनी है, 1 2 3 और 4। इसकी कोटि क्या होगी, 4 गुणा 1। तीसरा देखते हैं हम वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति, सॉरी, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या क्या हो, समान। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह। यानी किसी आव्यूह में अगर जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ दे रखे हैं मेरे पास, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह। यहां पे देखो पंक्ति कितनी है, 2। यानी क्षैतिज रेखा कितनी है, 2। स्तंभ कितने हैं इसमें, 2। तो यहां पे ये कितने कोटि का वर्ग आव्यूह हो गया, 2 कोटि का। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे, 2 कोटि का वर्ग आव्यूह।
दो कोटि का वर्ग अवयव। एक एग्जाम्पल दिया हुआ। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास a इक्वल टू 1 2 7 0 -1 2 0 0 और ये दे रखा है। इसमें मेरे को बताओ कितनी पंक्ति है इसमें, 1 2 और 3, और स्तंभ कितने इसके अंदर, 3। तो इसकी कोटि क्या होगी, 3 गुणा 3। इसका मतलब है कितनी कोटि का वर्ग आव्यूह है, 3 कोटि का वर्ग आव्यूह। 3 कोटि का वर्ग आव्यूह। कितने कोटि का वर्ग आव्यूह है, 3 कोटि का वर्ग आव्यूह। तो अभी हमने 3 प्रकार पढ़े। पहला पढ़ा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो। स्तंभ आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो। वर्ग आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। अगला प्रकार देखते हैं हम, विकर्ण आव्यूह। कौन सा प्रकार, विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह में क्या होगा, देखो उसके अंदर पहली चीज होती है कि उसमें वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है उसकी, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो नंबर 4 है मेरे पास विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त से सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो पहले तो समझते हैं मुख्य विकर्ण होता क्या है और सहायक विकर्ण क्या होता है। ठीक है, 2 विकर्ण होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इसे तो बोला जाता है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, इसे हम बोलते हैं सहायक विकर्ण या द्वितीयक विकर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, यानी यहां पे जो एलिमेंट लिखे इनको छोड़ के बाकी सब क्या होने चाहिए, 0। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होती है, विकर्ण आव्यूह पहले लिखता हूं मैं, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक मैट्रिक्स A इक्वल टू दे रखा है 1 0 0 और 5। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं मैं साथ के साथ, A इक्वल टू A 0 0 0 B 0 0 0 और C। अब देखिए यहां पे मुख्य विकर्ण क्या है, यहां पे ये वाला। तो इस विकर्ण को छोड़ के, कौन सा विकर्ण है मेरे पास, मुख्य विकर्ण। तो इस विकर्ण को छोड़ के से सभी अवयव क्या है मेरे पास, शून्य। तो हम इसे क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। इसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, मुख्य विकर्ण ये रहा मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा से सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो ये भी क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। पांचवा मेरे पास होता है अदिश आव्यूह। पांचवा कौन सा होता है, अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इक्वल यानी समान हो,
ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव। एग्जाम्पल लेते हैं, ए इक्वल टू बी 0 0 और बी, पहला एग्जाम्पल ले लिया। दूसरा लिया मैंने ए इक्वल टू 5 0 0 और 5। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1 0 0, सॉरी 1 नहीं लेते, 7 0 0 0 7 0 0 0 और 7। अब देखिए तीनों एग्जाम्पल हो, मुख्य विकर्ण के विकर्ण अवयव है और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान। विकर्ण अवयव है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान। विकर्ण अवयव है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, समान। इसका मतलब ये कौन सा अवयव कहलाएगा, अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिएगा अगला प्रकार हम पढ़ेंगे, अगला प्रकार अपने पास है तत्समक अवयव। कौन सा अवयव, तत्समक अवयव। अगला प्रकार है अपने पास, कितने हो गए, 5, छठा प्रकार है मेरे पास तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आई से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके सभी अवयव एक ही हो, यानी विकर्ण अवयव होना चाहिए हो और उसके सभी अवयव क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, तत्समक अवयव। जैसे एग्जांपल लेते हैं मेरे पास i इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। अगला एग्जांपल है मेरे पास i इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब देखिए यहाँ पे ये एक विकर्ण अवयव है जिसके अंदर क्या हो रहा है, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, एक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आई से, ठीक है। अगला है मेरे पास शून्य अवयव। कौन सा है, शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ओ से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा अवयव, तो इसमें जरूरी नहीं कि वो वर्ग अवयव हो, ऐसा अवयव जिसमें, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, यानी शून्य अवयव। ओ इक्वल टू मेरे पास 0 0 0 0। तो जैसी अपन को रिक्वायरमेंट होगी इस हिसाब से अपन उस ऑर्डर का क्या लिख लेंगे, जीरो मैट्रिक्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अवयव के प्रकार, 7 प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। अगला है मेरे पास समान अवयव। अगला क्या है मेरे पास, समान अवयव। समान अवयव क्या होता है, देखिए ध्यान से, समान अवयव, ठीक है। समान अवयव यानी इक्वल मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स, दो अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि, दो अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि फर्स्ट है दोनों की कोटियां, मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए दोनों का, दोनों की कोटियां क्या होनी चाहिए, समान। और सेकंड कंडीशन होती है दोनों के संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर। दोनों के
संगत अवयव क्या हो? समान। ठीक है, समान अवयव क्या होता है? ऐसे दो अवयव समान अवयव कहलाएंगे यदि उनकी कोटियां समान है और दोनों के संगत अवयव क्या होने चाहिए? समान। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, यहां पे a इक्वल टू है मेरे पास 1 2 0 और 7, b इक्वल टू मेरे पास दे रखा है x y 0 और z। तो ऐसी स्थिति में आपसे बोलेगा कि x y z की वैल्यू फाइंड करो अगर अवयव a किसके इक्वल दे रखा है? अवयव b के, यानी दोनों अवयव समान दिए हैं उसने और x y z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी उसने a बराबर b दिया है आपके पास, तो अवयव a क्या है मेरे पास? 1 2 0 और 7। अवयव b क्या है? x y 0 और z। संगत अवयव क्या करने हैं आपको? समान। यहां पे क्या लिखा है? संगत अवयव समान हो, तो 1 के संगत कौन है? यहां पे x। संगत का मतलब क्या होता है? इस अवयव के अंदर पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव अगले अवयव की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के क्या होने चाहिए? बराबर। इसी प्रकार 2 किसके इक्वल होगा? y के। 0 0 के इक्वल है 7 किसके इक्वल होगा? z के। इसका मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आई? 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 7। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां तक का आपको मैटर समझ में आया। तो आप आज हमने पढ़ा है अवयव के बारे में, बेसिक डेफिनेशन, अवयव के प्रकार, कोटियां क्या होती है उसकी। ठीक है, यहां तक जो भी डाउट हो आपको तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना है। थैंक यू बच्चों।